इतने बड़े टाउन्स हैं, कलकत्ता है, चेन्नई है, बेंगलोर है, लेकिन कहीं भी इंडस्ट्रियल टाउन नहीं बना, केवल झारखंड में बना है। मतलब घोषणा ये बना नहीं है, बनेगा कैसे हम देखेंगे, लेकिन झारखंड में घोषणा, इनकी हिम्मत कैसे हुई ये घोषणा करने की। हेमंत सोरेन की जो कैबिनेट है उसकी जो एवरेज शैक्षणिक योग्यता है वो 12 क्लास पास की नहीं है। तो जनता के साथ पार्टनरशिप करने की इनकी औकात है। ये क्या समझ रहा है हेमंत सोरेन? पिताजी की कुर्सी मिल गई है इसको क्या? क्योंकि जेएमएम ही एकमात्र ऐसी पार्टी है इस देश में जिसको संविधान के बारे में एबीसीडी नहीं पता। नमस्कार, मसाल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि कल ही झारखंड विधानसभा में जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। लेकिन इस संबंध में बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानना है। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि जमशेदपुर को नगर निगम बनाने के लिए जमशेदपुर के ही एक सोशल एक्टिविस्ट श्री जवाहरलाल शर्मा जी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और वह मामला जो अभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जबकि इसके पहले ऑलरेडी 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमशेदपुर में नगर निगम बनना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि किस हक और अधिकार से जमशेदपुर को नागरिकों को तीसरे मतों के अधिकार से वंचित रखा गया है। अगर इंडस्ट्रियल टाउन बनती है तो क्या वो हक अधिकार यहाँ के लोगों को मिलेगा? जनता के प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे, जैसे नगर निगम के चुनाव में शामिल होते हैं, जैसे वार्ड के चुनाव में शामिल होते हैं। नगर निगम बनने के बाद जो है अरबों करोड़ों रुपया का जो फंड आता है नगर विकास के लिए केंद्र सरकार से, क्या वो मिलेगा? लेकिन ये सब जो भी समाचार आज देखने को मिला है, ये लगता है कि टाटा स्टील और झारखंड सरकार मिलजुल करके किसी तरह से इंडस्ट्रियल टाउन को बना देना चाहती है। किसी तरह से कानून और संविधान को उन्होंने ताक पर रख दिया है। आज इस संबंध में हम बात करने जा रहे हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं श्री अखिलेश श्रीवास्तव जी, उनसे बात करेंगे। आज जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में अगर इंडस्ट्रियल टाउन घोषित करती है या लागू कर देती है सरकार, तो जनता को किस हक अधिकार से वंचित किया जाएगा, और नगर निगम बनने के बाद में जो हमको हक अधिकार मिलता है क्या वो मिलेगा? तो इन सारे सवालों का जवाब हम चाहेंगे कि श्रीवास्तव जी हमें दें और आप भी जानें और समझें, क्योंकि आपका हक अधिकार जो संविधान में निहित है उसे आपको लेना पड़ेगा। हाथ पर हाथ धरे रखने से कुछ नहीं मिलने वाला, जो कि पिछले 75 वर्षों से जमशेदपुर में नहीं मिला है। वो है नगर निगम का अधिकार और आपका वोट देने का अधिकार। सबसे पहले मसाल न्यूज़ में आपका स्वागत है और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे इस सवाल पर कि कौन से ऐसे कानून हैं जिसके आधार पर सरकार ये नियम लागू करने जा रही है। और टाटा से मिली भगत करके जेएमएम की जो मौजूदा सरकार है आनन फानन में कल ही प्रस्ताव पास कर दिया और इस संबंध में कोई बहस, लोगों का राय भी लेना मुनासिब नहीं समझा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अपनी एक बात स्पष्ट करूं अपने बारे में कि बहुत तल्खी से बात करने की ज़रूरत है इस विषय पे, इसलिए कि ये लोगों के डेमोक्रेटिक राइट का सवाल है, लोगों के फंडामेंटल राइट का भी सवाल है। किस तरीके से टाटा वाले सरकार के साथ मिल के पिछले 100 सालों से यहाँ के लोगों का फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने आदिवासियों की ज़मीन को कब्जा करके रखा है। इसलिए इस पर बहुत लिबरल तरीके से बात की नहीं जा सकती है, बहुत ही तल्खी से बात की जा सकती है। आर पार की लड़ाई बिल्कुल बिल्कुल एकदम साफ साफ कि क्या होने वाला है टाटा के खिलाफ, मतलब लोग टाटा के खिलाफ क्या करने वाले हैं, लोग सरकार के खिलाफ क्या करने वाले हैं, ये बिल्कुल साफ साफ कहने की ज़रूरत है और ये साफ साफ लोगों को समझाने की भी ज़रूरत है, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कौन किस तरफ है ना। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं आपको कल की बात बताऊं। मुझे कल एक मेरे पत्रकार मित्र का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि सर अब तो जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल टाउन बनेगा, तो इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? तो मुझे बेसाख्ता हंसी निकल गई कि हमने कहा कि इंडस्ट्रियल टाउन जमशेदपुर में, उन्होंने कहा हाँ उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, कैबिनेट ने शायद उसका पास कर दिया है। तो मैंने कहा कि हिंदुस्तान में जो बड़े संविधान विशेषज्ञ हैं अब लगता है कि झारखंड में आ गए हैं। मतलब हमारा जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, जिसकी शिक्षा कितनी है ये ठीक से किसी को नहीं मालूम, 12 पास हैं कि 10वीं पास हैं, वो संविधान विशेषज्ञ हो गए हैं। और हमारा जो एडवोकेट जनरल है वो बहुत बड़ा संविधान विशेषज्ञ है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? ये जो व्यंग वाली बात है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमारा चीफ मिनिस्टर जो है बहुत बड़ा संविधान विशेषज्ञ हो गया है, हमारा जो एडवोकेट जनरल है वो बहुत बड़ा संविधान विशेषज्ञ हो गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप समझ लीजिए कि 1992 में
74वां संविधान संशोधन के बाद, जिसके द्वारा संविधान में ये व्यवस्था की गई कि भारत में जितनी जगहें हैं जहाँ जहाँ संभव है वहाँ पंचायती राज यानी कि थर्ड वोटिंग राइट को इस्टेब्लिश करना है ना। हम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके 3 लेयर्स हैं। पहले लेयर पर पार्लियामेंट है, दूसरे लेयर पर विधानसभा है और तीसरे लेवल पर पंचायत है ना। तो ये जो थर्ड वोटिंग राइट है, मतलब इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए वो संविधान का संशोधन हुआ 74 में, है ना। और 243 पी जो है उसमें डेफिनेशन है, 243 क्यू ये कहता है कि नगर पंचायत बनेगी, म्यूनिसिपैलिटी बनेगी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनेगा। उस संविधान संशोधन मतलब 74वां जो संविधान संशोधन था उसके हिसाब से ये 3 चीज़ें बनेगी। जब हमको ये लगा कि पूरे देश में, आप देखिए कि टाटा की सबसे जो पहली कंपनीज थी वो बॉम्बे में बनी, वो तो जमशेदपुर में बनी नहीं। इन्होंने बॉम्बे में कपड़े की मिलें खोली। बॉम्बे आज तक तो नहीं बना इंडस्ट्रियल टाउन, है ना। इंडस्ट्रियल टाउन तो हमको मुझे लगता है कि ये पहला प्रपोजल है। मेरे व्यंग का कारण समझिए कि क्यों हमारा चीफ मिनिस्टर संविधान विशेषज्ञ हो गया और क्यों हमारा एडवोकेट जनरल सबसे बड़ा संविधान विशेषज्ञ हो गया, क्योंकि उसी के प्रपोजल से गया होगा ना। ये लोग क्यों संविधान विशेषज्ञ हो गए कि पूरे देश में अभी तक कोई इंडस्ट्रियल टाउन बना ही नहीं है। 1992 में संविधान संशोधन हुआ। इतने बड़े टाउन्स हैं, कलकत्ता है, चेन्नई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, बॉम्बे है, दिल्ली है, इतने सारे, अहमदाबाद है, कहीं भी इंडस्ट्रियल टाउन। और सब जगह आप जितने बड़े शहर हिंदुस्तान के हैं सब जगह देखें तो वहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन कहीं भी इंडस्ट्रियल टाउन नहीं बना। केवल झारखंड में बना है। मतलब घोषणा ये बना नहीं है, बनेगा कैसे हम देखेंगे, लेकिन झारखंड में घोषणा, इनकी हिम्मत कैसे हुई ये घोषणा करने की। तो मैं सबसे पहले आता हूँ कि उनका प्रपोजल क्या है, वो कह क्या रहे हैं। जो अखबारों में छपा और जो दस्तावेज मुझे मिले उसका अध्ययन करने के बाद जो मुझे जानकारी मिली है, उसमें पहली बात वो कह रहे हैं कि ये 3 एंटिटीज़ की कमिटी एक बनेगी। उसमें 11 प्रतिनिधि जो हैं वो एक प्राइवेट बॉडी यानी कि टाटा स्टील के होंगे और 10 लोग जो हैं वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे। कैसे रिप्रेजेंटेटिव होंगे पता नहीं, उसका कोई मसौदा नहीं है। वो भी पूरे हिंदुस्तान में क्लियर नहीं है। जब हिंदुस्तान में आज तक कोई इंडस्ट्रियल टाउन बना ही नहीं तो इनको क्या पता होगा कि ये कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन करवाएंगे लोगों का। लेकिन पहले देखिए स्ट्रक्चर देखिए, 11 लोग टाटा स्टील के, यानी उनको अपॉइंट करने के लिए किसी अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, जनता के की सहमति की कोई ज़रूरत नहीं है। टाटा स्टील के लोग 11 लोगों का नाम दे देंगे, वो लोग सीधे आ जाएंगे कमेटी में। 6 लोग इनके एडमिनिस्ट्रेटिव लोग, शायद IAS ऑफिसर हों या स्टेट कैडर के भी लोग हो सकते हैं, पता नहीं, वो भी क्लियर नहीं है। और 10 लोग जनता के प्रतिनिधि। अब चुने हुए होंगे कि नॉमिनेटेड होंगे, अभी उसको क्लैरिफिकेशन नहीं है। मतलब मैंने इसको जब गणित के हिसाब से इसका बंटवारा किया तो देखा कि लगभग 40% जो मतलब इस कमेटी में लोग होंगे वो टाटा के होंगे। 38 से 39% जो लोग होंगे वो जनता की तरफ से होंगे। मतलब टाटा ऊपर में, जनता नीचे है। और लगभग 20 से 22% लोग जो हैं, 21% लोग जो हैं वो सरकार की तरफ से आएंगे। ठीक है, तो मतलब एक आप लोकल बॉडी बना रहे हैं जो एक डेमोक्रेटिक बॉडी होनी चाहिए संविधान के हिसाब से, विथ थर्ड वोटिंग राइट्स। आप एक कमेटी बना रहे हैं जिसमें 11 लोग एक इंडस्ट्री से आएंगे, एक इंडस्ट्री सिर्फ, बहुत सारे इंडस्ट्रीज नहीं, केवल टाटा से आएंगे, है ना। क्यों आएंगे उस पर मैं आता हूँ बाद में। और 10 लोग आएंगे पब्लिक की तरफ से और 6 लोग आएंगे सरकार के नुमाइंदे, मतलब जो IAS ऑफिसर या स्टेट कैडर के लोग होंगे। ठीक है, क्यों? ताकि आप लोकल बॉडी को ठीक से चला सके। यही ना बात है। इस प्रपोजल के पीछे मूल भावना क्या है कि लोकल बॉडी ऐसी हो जो ठीक से चल सके, इसीलिए ये बॉडी बनानी जरूरी है, इस तरीके की बॉडी बनानी जरूरी है। तो मैं कहता हूं कि कैबिनेट जो हेमंत सोरेन का है या जो कैबिनेट है मोदी का, उसमें क्यों नहीं 40% जो है हिस्सेदारी इंडस्ट्रियल हाउसेस को दे दिया जाए, है ना। 21% जो है IAS ऑफिसर उसमें आ जाए। क्योंकि आप देख लीजिए एवरेज जो शैक्षणिक योग्यता है इसके कैबिनेट की, वो शायद हमको लगता है 11 पास की भी नहीं होगी, 12 तो नहीं है, मैं जानता हूँ।
हेमंत सोरेन की जो कैबिनेट है उसकी जो एवरेज शैक्षणिक योग्यता है वो 12 क्लास पास की नहीं है, और अगर आप जांच करेंगे उनके डिग्रीज की तो और नीचे आएगा। यही हाल मोदी गवर्नमेंट की भी है। तो अगर इंडस्ट्री से 40% लोग मंत्री बनते हैं मोदी की कैबिनेट में, 40% लोग हेमंत सोरेन की कैबिनेट में अगर मंत्री बनते हैं और बाकी 20-21% IAS ऑफिसर बनते हैं, तो ये सारे लोग तो ज़्यादा क्वालिफाइड है ना। तो अगर लोकल बॉडी में इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन जरूरी है तो केंद्र में और क्या नाम है राज्य में क्यों नहीं है? यहाँ भी कैबिनेट, हेमंत सोरेन की कैबिनेट भी वैसे ही बने। जो इसका प्रस्ताव है इसके कैबिनेट का, अगर ये गंभीर हैं तो जिस तरह का प्रस्ताव लोकल बॉडी के लिए है वैसा ही प्रस्ताव इसको अपने कैबिनेट के लिए भी करना चाहिए। ऐसा ही प्रस्ताव मोदी को, अगर बीजेपी वाले सपोर्ट कर रहे हैं इसको, जो कर रहे हैं मुझे मालूम है, तो मोदी को भी यही प्रस्ताव करना चाहिए कि भाई हम लोग तो गधे लोग हैं। आप रहने दीजिए मेरे इंटरव्यू में ये बात कि ये लोग, कि हम लोग तो गधे लोग हैं। हमारी जो औसत शिक्षा है वो 10 क्लास 11 क्लास 12 क्लास की नहीं है, ना केंद्र में ना हेमंत सोरेन के कैबिनेट में। इसलिए अगर ये इंडस्ट्री से लोग आएंगे तो पढ़े लिखे लोग आएंगे, इसलिए अगर ये IAS ऑफिसर आएंगे तो पढ़े लिखे लोग आएंगे, तो इनसे तो अच्छी कैबिनेट होगी ना। अभी जो कैबिनेट मोदी का है या अभी जो कैबिनेट हेमंत सोरेन का है उससे तो अच्छी कैबिनेट बनेगी। तो ये प्रपोजल तुम ऊपर से क्यों नहीं शुरू कर रहे हो, नीचे से क्यों शुरू कर रहे हो, है ना? ये बात लोगों को पहले समझनी चाहिए। ये बात अगर आप पूछेंगे तो इनका कंठ जो है उससे आवाज़ नहीं निकलेगी, कंठ जो है अवरुद्ध हो जाएगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता जो है इस पर बात नहीं करेगा, ठीक है? किसी का प्रतिक्रिया भी नहीं, किसी की प्रतिक्रिया नहीं आएगी। किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं, मैं उनके सेकंड ग्रेड के लीडर्स पर भी आता हूं, पहले आप टॉप लीडर्स के पास जाइए, उसमें से कोई भी इस पर बात नहीं करेगा। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो संविधान के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है कि हेमंत सोरेन की कैबिनेट कह क्या रही है? ये कह रही है कि एक पार्टनरशिप होगा जिसमें एक इंडस्ट्री वाले होंगे और एक आम लोगों के नुमाइंदे होंगे और फिर हम होंगे। हम बने सरकार। सरकार की औकात क्या है? हेमंत सोरेन की इस कैबिनेट की क्या औकात है? इसको हमने चुना है, मैंने भी वोट दिया था इसको। मुझे पता नहीं था कि इतने बड़े बेहुदे सब हैं, वरना मैं देता नहीं इन लोगों को वोट। तो मैंने जैसे वोट दिया वैसे ही अगली बार इनको वोट नहीं दूंगा। वोट वापस लेने का अधिकार नहीं है। ये जनता गवर्नमेंट ने गलती की 1977 में, है ना? प्रतिनिधि वापसी का जो अधिकार का नारा था हम लोगों का 1974-75 में, उसको माना नहीं, उसको कानून नहीं बनाया जनता गवर्नमेंट ने। इसके चलते ये अधिकार मेरे पास नहीं है कि मैंने वोट दिया था JMM को, मैं अभी वापस लेना चाहता हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि इतने बड़े बेहुदे हैं, नहीं तो वरना एकदम नहीं देता इनको वोट, एक वोट नहीं देता, और बल्कि कैंपेन करता है इनके खिलाफ कि इन बेहुदों को वोट मत दो। तो मैं वोट वापस ले नहीं सकता, लेकिन अगले चुनाव में इनको वोट नहीं देके इनको हरा देंगे तो ये कहाँ जाएंगे? तो जनता के साथ पार्टनरशिप करने की इनकी औकात है। ये क्या समझ रहा है हेमंत सोरेन? राजतंत्र है, पिताजी की कुर्सी मिल गई है इसको क्या? तो ये जो पूरा प्रपोजल है ये अपने आप में बिल्कुल असंवैधानिक, मतलब इतना घटिया प्रपोजल, इतना वाहियात प्रपोजल, इतना एंटी पीपल प्रपोजल जो है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, वैसा ये प्रपोजल है। क्यों आया JMM की तरफ से? बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले अगर सरकार में रहते, मैं कल सोच रहा था, तो ये प्रपोजल देते, इस प्रपोजल को नहीं देते। क्यों नहीं देते? मैं बता रहा हूँ कि अगर ये प्रपोजल बीजेपी दे आज, या कांग्रेस की सरकार होती और कांग्रेस अगर इसको दे देती, कांग्रेस छोटी पार्टी है, कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है इसके JMM के साथ जो मोर्चा बना है उसमें उसको कोई हैसियत नहीं है, और हाँ में हाँ मिलाएंगे नहीं तो सरकार गिर जाएगी। तो बीजेपी या कांग्रेस वाले अगर इंडिपेंडेंट सरकार चलाते, ये लोग ये प्रपोजल नहीं देते। क्यों नहीं देते बताइए? क्योंकि सेम प्रपोजल अगर ये प्रपोजल देते तो पूरे देश में, टाटा से तो अभी ज़्यादा पावरफुल है मोदी गवर्नमेंट में अडानी कहेगा कि पूरे गुजरात में हमको ऐसी कमेटी बना के दो, अंबानी कहेगा कि पूरे महाराष्ट्र में हमको ऐसी कमेटी बना के दो, वेदांता कहेगी जहाँ जहाँ उसकी फैक्ट्री, जिस शहरों में उसका प्रेजेंस है, जहाँ जहाँ उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहाँ कहेगा कि ऐसी कमेटी बना के दो। तो ये कमेटी बीजेपी और कांग्रेस वाले नहीं बना सकते थे, ये पीछे से हैं, समर्थन सब कर रहे हैं। मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप चले जाइए, हाँ आप चले जाइए, इसके जो नेता हैं अर्जुन मुंडा के पास चले जाइए, आप चले जाइए बाबूलाल मरांडी के पास, आप इसके जो MP MLA हैं किसी के पास चले जाइए, कोई भी आदमी इस पर कोई सार्वजनिक रूप से वक्तव्य नहीं देगा। केंद्र की तो बात ही छोड़िए, यहाँ का कोई नेता आपको वक्तव्य नहीं देगा। किसी कांग्रेसी नेता के पास चले जाइए, वक्तव्य नहीं देगा इस पर, वो चुप रहेगा, क्योंकि ये सारे समर्थन में है।
लेकिन ये खुद रहते तो नहीं करते। किससे करवाया? जेएमएम से करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि जेएमएम ही एकमात्र ऐसी पार्टी है इस देश में जिसको संविधान के बारे में एबीसीडी नहीं पता। इसकी पूरी कैबिनेट, इसके सारे एमएलए एमपी जो भी हैं, इनको मेरे सामने बिठा दीजिए, किसी के सामने भी बिठा दीजिए, मैं दर्शक दीर्घा में रहूंगा, मैं सुनना चाहता हूं कि संविधान के बारे में क्या जानते हैं। संविधान का अनुच्छेद 1 ही नहीं जानते हैं ये सब। तो एकमात्र ये ऐसी पार्टी, तो जो संविधान नहीं जानती उसको संविधान से क्या लेना देना? तो जेएमएम एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसको संविधान से कुछ नहीं लेना देना, जिनको इस देश से कुछ नहीं लेना देना, जिसको इस राज्य से कुछ नहीं लेना देना। मैं कोई क्या नाम है, इनको क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले, ये तो इनके साथ हैं पूरी तरह एकदम। ये तीनों की तीनों पार्टियां जो है ये टाटा के दलाल हैं झारखंड में खुले तौर पर। इन तीनों पार्टियों को टाटा ने रिश्वत देके खरीद के रखा है। तीनों पार्टियों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन प्रपोजल बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि उनको देश चलाना है, आज बीजेपी चला रही है, कल कांग्रेस चलाएगी, उनको देश चलाना है, इसलिए प्रपोजल ये लोग नहीं ला सकते थे। ये जेएमएम जैसी घटिया पार्टी ला सकती थी, और इनका घटियापन तो नोन है ना। अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनके पिताजी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट को बचाने के लिए 20-20 लाख रुपए लेके अपने 4 एमपीज को बेचा था, है ना। अब पूरी दुनिया में पता चला था जेएमएम के बारे में कि एक ऐसी पार्टी है झारखंड की, हिंदुस्तान में, जिसने अपने 4 एमपीज को 20-20 लाख रुपए लेकर उन्होंने बेचा। तो लाइक फादर लाइक सन, जैसे पिताजी वैसे पुत्र, है ना। इनको टाटा वालों ने एक बना दिया प्रपोजल, इनको दे दिया, इनको पैसे दे दिए, इन्होंने प्रपोजल कैबिनेट से पास कर लिया। कैबिनेट में कोई है नहीं जिसको ये बात समझ में आती है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये एजेंडा कि जमशेदपुर में लोकल कमेटी बने, ये किसका एजेंडा है या होना चाहिए? जमशेदपुर में लोकल बॉडी किसका एजेंडा होना चाहिए? जवाहरलाल शर्मा का, जनता का, कि अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव का? किसका होना चाहिए? आम जनता का होना चाहिए। और आम जनता से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज का होना चाहिए। चुनाव कौन लड़ता है? चुनाव तो पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं। एमपी एमएलए बनने के लिए कोई कुकर्म करने के लिए तैयार हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले, और मंत्री बनने के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं, हजारों झूठ बोलते हैं। तो पार्षद नहीं बनना है इनके लोगों को। लोकल बॉडी बनेगी तो पार्षद बनेंगे, बहुत वार्ड पार्षद, हाँ, मेयर, उपमेयर। आम आदमी जो जनता है, जैसे इन लोगों को चुनती है, सांसद और विधायकों को चुनती है, वैसे इनको भी चुनेगी। तो नहीं बनना है। ये जो अपर लेयर है ना इन तीनों पार्टियों का, वो चोरों का गैंग है जिसको टाटा खरीद चुकी है, इसलिए ये नहीं बताएंगे। आप जाइए सेकंड ग्रेड में जो नेता हैं इनके, उनसे पूछिए कि क्या भाई इतने सालों से झंडा ढो रहे हो बीजेपी का, कांग्रेस का, जेएमएम का, जय झारखंड करके चिल्लाते चलते हो, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी यही सब करने में, तुमको पार्षद नहीं बनना है? तो वो लोग बोलेंगे नहीं बनना है सर, लेकिन हमारे जो टॉप लीडर हैं ये चोर हैं, इनको टाटा ने खरीदे, वो बोलेंगे आपको। आप जाइए उनका इंटरव्यू कीजिए, सार्वजनिक तौर पर नहीं बोलेंगे, ओपनली नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज में सेकंड ग्रेड जो लीडरशिप होता है, थर्ड ग्रेड, ये लोग तो गुलाम होते हैं। पार्टी में रहना है तो फिर पार्टी का गुलामी करिए, पार्टी जैसा कह रही है वैसा करिए, वरना निकाल दिए जाएंगे। तो सेकंड ग्रेड के जो लीडर हैं उनको बनना है पार्षद, लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे। और उनको पता है कि उनके जो लीडर हैं, वो उनके टॉप लीडर हैं, उनको टाटा खरीद चुकी है, इसीलिए प्रपोजल आया।